अगर आपने मॉडर्न एआई इकोसिस्टम में थोड़ा भी ठीक ठाक समय बिताया है तो आपने शायद एक अजीब सा जादू का खेल देखा होगा। आप पाइटॉर्च का यूज करके 10 लाइन्स का एलिगेंट रीडेबल पाइथन कोड लिखते हैं, डॉट बैकवर्ड कॉल करते हैं और अचानक एक सेकंड के एक छोटे से में थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू कोर्स पर बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस रन हो जाते हैं। ये बिल्कुल आसान लगता है, बाहर से देखने वाले के लिए पाइथन ही डीप लर्निंग है। लेकिन जैसा कि आपने इस पूरी बुक में सीखा है, कंप्यूटर सिस्टम्स जादू पर नहीं चलते। वे पॉइंटर्स, मेमोरी बसेस, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस और सिलिकॉन रजिस्टर्स पर काम करते हैं। जब आप टॉप टियर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की गहराई में जाते हैं, यानी लामा, क्लॉड या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे मॉडल्स को पावर देने वाले इंजनों को देखते हैं, तो आपको जल्दी ही एक बेसिक सच का पता चलता है कि पाइथन कंडक्टर है, लेकिन सी प्लस प्लस और कस्टम जीपीयू कर्नल्स ऑर्केस्ट्रा हैं। एक हाई लेवल एआई डेवलपर या सिस्टम्स बिल्डर के रूप में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां स्टैंडर्ड पाइटॉर्च ऑपरेटर्स, चाहे आपके पाइथन इडियम्स कितने भी चालाकी भरे क्यों न हो, काम करना बंद कर देते हैं। आप देखते हैं कि आपका जीपीयू खाली बैठा है और सीपीयू के इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है कि आगे क्या करना है, या फिर इंटरमीडिएट टेंसर एलोकेशंस की वजह से आपकी हाई बैंडविड्थ मेमोरी एचबीएम ब्लॉक हो रही है। इस गैप को पाटने के लिए आपको हाई लेवल पाइथन रनटाइम से बाहर निकलना होगा और कस्टम सी प्लस प्लस और जीपीयू कर्नल एक्सटेंशंस बनाना सीखना होगा। इस सेक्शन में हम ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि ये ब्रिज क्यों जरूरी है, बड़े स्केल पर पाइथन कहाँ फेल हो जाता है और कैसे कस्टम नेटिव एक्सटेंशंस लिखने से ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है जो नेटिव पाइटॉर्च कोड कभी नहीं दे सकता। सेक्शन ब्रेक, द इल्यूजन ऑफ पाइथन सिंपलिसिटी एंड द हिडन पाइथन टैक्स। पाइथन बिना किसी शक के मशीन लर्निंग में डेवलपर प्रोडक्टिविटी का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। इसकी डायनेमिक टाइपिंग, जुपिटर नोटबुक जैसा रिच इंटरैक्टिव इकोसिस्टम और क्लीन सिंटैक्स रिसर्चर्स को एक ही आफ्टरनून में व्हाइट बोर्ड के आइडिया से लेकर एक रनिंग ट्रेनिंग स्क्रिप्ट तक पहुंचने की परमिशन देते हैं। हालांकि वह फ्लेक्सिबिलिटी एक भारी स्ट्रक्चरल कॉस्ट के साथ आती है, जिसे हम अक्सर पाइथन टैक्स कहते हैं। यह फ्लो डायग्राम पाइटॉर्च ऑपरेशंस रन करते समय एग्जीक्यूशन पाथ और लेटेंसी ओवरहेड को इलस्ट्रेट करता है, जो पाइथन रनटाइम एनवायरनमेंट से लेकर ऑपरेटर डिस्पैच और स्ट्रीम शेड्यूलिंग के लिए सी प्लस प्लस बैकएंड से होते हुए जीपीयू के पैरेलल कंप्यूट यूनिट्स पर फाइनल हार्डवेयर एग्जीक्यूशन तक की जर्नी को ट्रेस करता है। जब आप पाइटॉर्च की एक लाइन जैसे सी इक्वल्स ए प्लस बी को रन करते हैं, तो पाइथन सिर्फ दो नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा होता है, यह होस्ट साइड के कई महंगे इवेंट्स का एक सीक्वेंस एग्जीक्यूट कर रहा होता है। पहला है डायनामिक टाइप इंस्पेक्शन, जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप्स को इवेल्युएट किया जाता है और यह चेक किया जाता है कि क्या मेथड ओवरलोड्स एक्सिस्ट करते हैं। दूसरा है रेफरेंस काउंटिंग और मेमोरी मैनेजमेंट, जो पाइटॉर्च के पाइथन रैपर्स और उसके नीचे के सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल्स को ट्रैक करता है। तीसरा है डिस्पैच ओवरहेड, जिसमें पाइटॉर्च के सी प्लस प्लस डिस्पैचर यानी A10 लाइब्रेरी को ट्रैवर्स किया जाता है ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि कौन सा स्पेसिफिक बैकएंड फंक्शन डिवाइस CUDA 0 पर दो फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर्स को हैंडल करेगा। और आखिरी है ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक यानी GIL बॉटलनेक्स, जो मल्टी थ्रेडेड सीपीयू प्री प्रोसेसिंग या इनपुट पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन को ब्लॉक कर देता है, जबकि सिंगल थ्रेडेड पाइथन एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्लो पर काम कर रहा होता है। जैसा कि हमने पहले चैप्टर 19 जीपीयू कंप्यूट वर्सेस सीपीयू ऑर्केस्ट्रेशन में डिस्कस किया था, मॉडर्न जीपीयूस बहुत ही हैरान कर देने वाली एग्जीक्यूशन स्पीड पर काम करते हैं। एक अकेला हाई एंड एंटरप्राइज जीपीयू एक नैनोसेकंड के बहुत छोटे हिस्से में ही फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। हालांकि सॉफ्टवेयर स्टैक ट्रैवर्सल और ड्राइवर कम्युनिकेशन की वजह से होस्ट सीपीयू से एक कर्नेल लॉन्च करने में लगभग 1 से 10 माइक्रोसेकंड्स तक का समय लग जाता है। अगर आपके मॉडल में हंड्रेड्स ऑफ छोटे ऑपरेशंस हैं, जो कि कस्टम न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में अक्सर होने वाला सिनेरियो है, तो सीपीयू होस्ट कर्नेल्स को लॉन्च करने का डिसीजन लेने में उससे ज्यादा वक्त लगा देता है जितना समय जीपीयू उन्हें रन करने में लेता है। ऐसे में जीपीयू खाली बैठा रहता है और होस्ट सीपीयू का इंतजार करता रहता है। सेक्शन ब्रेक, द मेमोरी वॉल और अनफ्यूज्ड ऑपरेटर ब्लोट। होस्ट साइड डिस्पैच लेटेंसी के अलावा स्टैंडर्ड पाइटॉर्च कोड के अंदर और भी खतरनाक परफॉर्मेंस किलर छिपा हुआ है, और वो है अनफ्यूज्ड एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस और मेमोरी बैंडविड्थ लिमिट्स। चैप्टर 28.3 कर्नेल फ्यूजन बेनिफिट्स में किए गए हमारे डीप डाइव को याद कीजिए। जब मॉडर्न जीपीयूस एक्टिवेशंस, एडिशंस या लेयर नॉर्मलाइजेशन जैसे स्टैंडर्ड एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस रन कर रहे होते हैं,
तो वे शायद ही कभी रॉ अरिथमेटिक कंप्यूट कैपेसिटी यानी फ्लॉप्स से लिमिट होते हैं। इसके बजाय वे हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM की बैंडविड्थ से लिमिटेड होते हैं। मान लीजिए आप रिसर्च के दौरान एक कस्टम एक्टिवेशन फंक्शन डिजाइन करते हैं, जैसे कि एक मॉडिफाइड स्विच एक्टिवेशन f of x इक्वल्स x टाइम्स सिग्मॉइड ऑफ अल्फा टाइम्स x। प्योर पायटॉर्च में आप इसे पाइथन में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट एक कस्टम स्विच विश्लेषण फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। यह फंक्शन इनपुट वैल्यूज को उनके सिग्मॉइड एक्टिवेशन से मल्टीप्लाई करके अपना आउटपुट कैलकुलेट करता है, जिसे एक एडजस्टेबल पैरामीटर से स्केल किया जा सकता है। यह देखने में काफ़ी इनोसेंट लगता है, लेकिन चलिए ट्रेस करते हैं कि जब इस फंक्शन को GPU पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो पायटॉर्च एक्चुअली अंडर द हुड क्या करता है। स्टेप 1 अल्फा टाइम्स x पायटॉर्च एक एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कूडा कर्नल लॉन्च करता है। GPU HBM से टेंसर x को लोकल रजिस्टर्स में रीड करता है, हर एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट टेंसर T1 को वापस HBM में राइट करता है। स्टेप 2 टॉर्च डॉट सिग्मॉइड पायटॉर्च एक सिग्मॉइड कूडा कर्नल लॉन्च करता है। GPU HBM से T1 को वापस रजिस्टर्स में रीड करता है, सिग्मॉइड मैथ कंप्यूट करता है और इंटरमीडिएट रिजल्ट टेंसर 2 को वापस HBM में राइट करता है। स्टेप 3 x टाइम्स T2 पायटॉर्च एक तीसरा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर्नल लॉन्च करता है। GPU ओरिजिनल टेंसर x और इंटरमीडिएट टेंसर T2 को HBM से रीड करता है, उन्हें मल्टीप्लाई करता है और फाइनल रिजल्ट टेंसर y को HBM में राइट करता है। ध्यान दीजिए कि अभी क्या हुआ। आपके टेंसर के हर नंबर पर एक सिंपल सिंगल पास फार्मूला कंप्यूट करने के लिए पायटॉर्च ने 3 सेपरेट कर्नल्स लॉन्च किए और ग्लोबल GPU मेमोरी HBM में 6 डिस्टिंक्ट राउंड ट्रिप रीड्स और राइट्स परफॉर्म किए। यह डायग्राम GPU एक्सीलरेशन में स्टैंडर्ड अनफ्यूज्ड ऑपरेशंस वर्सेस एक फ्यूज्ड कर्नेल के मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट अप्रोच दिखाता है कि कैसे स्केलिंग, एक्टिवेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग ऑपरेशंस को इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी में मल्टीपल रीड्स और राइट्स की जरूरत होती है। सेकंड अप्रोच डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे इन स्टेप्स को एक सिंगल फ्यूज्ड कर्नेल में कंबाइन करने से सिस्टम इनपुट को एक बार रीड कर पाता है, सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पाता है और सिर्फ फाइनल रिजल्ट राइट करता है, जिससे मेमोरी ओवरहेड काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि मॉडर्न सिलिकॉन पर मेमोरी एक्सेस कंप्यूट इंस्ट्रक्शंस की तुलना में ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा एनर्जी और टाइम कंज्यूम करते हैं, इसलिए यह अनफ्यूज्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। अगर आप इस एक्टिवेशन फंक्शन को एक कस्टम C++ या कूडा कर्नल की तरह रीइम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप एक सिंगल कर्नल लिख सकते हैं जो HBM से X को सिर्फ एक बार रीड करेगा, सभी 3 मैथमेटिकल स्टेप्स को पूरी तरह से फास्ट लोकल GPU रजिस्टर्स के अंदर ही परफॉर्म करेगा और आउटपुट को वापस HBM में सिर्फ एक बार राइट करेगा। ऐसा करने से आप होस्ट CPU पर न केवल 2 कर्नल डिस्पैच कॉल्स को एलिमिनेट करते हैं, बल्कि आप ग्लोबल GPU मेमोरी के 2 फुल राउंड ट्रिप्स को भी एलिमिनेट करते हैं। परफॉर्मेंस का डिफरेंस सिर्फ एक 5% एडजस्टमेंट नहीं है, उस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए ये अक्सर 3 to 10 टाइम्स स्पीड अप होता है। सेक्शन ब्रेक, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस डिमांडिंग C++ कस्टम एक्सटेंशंस। आइए इस आर्किटेक्चरल रियलिटी को प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सिनेरियोस से जोड़कर देखें। जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर या परफॉर्मेंस डेवलपर के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो आपके सामने ऐसे डोमेन चैलेंजेस आएंगे जहां स्टैंडर्ड हाई लेवल पाइटॉर्च API में परफॉर्मेंट कोड लिखने के लिए जरूरी एक्सप्रेसिव मशीनरी सिंपली मौजूद नहीं होती। स्पेशलाइज्ड क्वांटाइजेशन स्कीम्स INT4 या FP4 ब्लॉक स्केलिंग, कंज्यूमर या एज हार्डवेयर पर मैसिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs को रन करने के लिए लो बिट क्वांटाइजेशन एसेंशियल है। GPTQ, AWQ और FP4 ब्लॉक स्केलिंग जैसी टेक्निक्स 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वेट्स को 4 बिट इंटीजर्स या कस्टम माइक्रो एक्सपोनेंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस में कंप्रेस करती हैं। पाइटॉर्च नेटिवली फ्लोट 32 फ्लोट 16 भी फ्लोट 16 और स्टैंडर्ड 8 जैसे स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के साथ काम करता है। पाइटॉर्च के इंटरनल C++ इंजन में 2 4 बिट वेट्स को एक सिंगल uint 8 बाइट में पैक करने के लिए नेटिव आउट ऑफ द बॉक्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, और नहीं ये नेटिवली समझता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान पर चैनल स्केल फैक्टर्स अप्लाई करते हुए उन्हें ऑन द फ्लाई कैसे अनपैक किया जाए। अगर आप पायथन में स्टैंडर्ड पाइटॉर्च स्लाइसिंग और बिटवाइज ऑपरेशंस का यूज करके बिट पैकिंग और अनपैकिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो पायथन लूप्स और टेंसर मास्किंग का ओवरहेड
आपके कोड को अनक्वांटाइज्ड 16 बिट ऑपरेशंस रन करने से भी ज़्यादा स्लो बना देगा। 4 बिट क्वांटाइजेशन को फास्ट बनाने के लिए आपको C++ और कूडा या HIP या SYCL जैसे प्लेटफॉर्म इक्विवेलेंट्स पर आना होगा। आप नेटिव कोड लिखते हैं जो रॉ बाइट पॉइंटर्स को मैनिपुलेट करता है, निबल्स को 32 बिट रजिस्टर्स में पैक करता है और जीपीयू शेयर्ड मेमोरी के अंदर GEMM एग्जीक्यूशन से ठीक पहले वैल्यूज को डिक्वांटाइज करने के लिए लो लेवल हार्डवेयर इंट्रिंसिक्स का यूज करता है। एडवांस्ड मेमोरी एफिशिएंट अटेंशन द फ्लैश अटेंशन मैकेनिक्स ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में स्टैंडर्ड मल्टी हेड सेल्फ टेंशन बहुत ज्यादा मेमोरी ही हेवी होता है। एक सीक्वेंस लेंथ n के लिए स्टैंडर्ड अटेंशन कंप्यूट करने में शामिल है। एस इक्वल्स क्यू टाइम्स के ट्रांसपोज जो डायमेंशन n बाई n के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। p इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ एस जो डायमेंशन n बाई n के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। o इक्वल्स p टाइम्स v जो डायमेंशन n बाई d के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। नेटिव पाइटॉर्च में इंटरमीडिएट मैट्रिक्स s और p को मटेरियलाइज करने के लिए GPU HBM में O ऑफ n स्क्वेयर्ड मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत होती है। लंबी सीक्वेंस लेंथ्स के लिए जैसे कि 32,728,000 टोकन्स, इससे आउट ऑफ मेमोरी OOM क्रैश हो जाते हैं या मेमोरी बैंडविड्थ पूरी तरह से सैचुरेट हो जाती है। फ्लैश अटेंशन जैसे एल्गोरिथम्स इस लिमिटेशन को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। फ्लैश अटेंशन के मैथ को नहीं बदलता है, बल्कि यह बदलता है कि GPU मेमोरी हायरार्की में कंप्यूटेशन को कैसे शेड्यूल किया जाता है। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम के डेटा फ्लो और मेमोरी हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे टाइलिंग का यूज करके बड़े क्वेरी की और वैल्यू टेंसर्स को स्लोअर हाई बैंडविड्थ मेमोरी से फास्टर ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी में लोड किया जाता है। शेयर्ड मेमोरी के अंदर सिस्टम पार्शियल अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करता है, रनिंग मैक्सिमम्स और सम्स को ट्रैक करके ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करता है और फाइनल एक्यूमुलेटेड आउटपुट को वापस हाई बैंडविड्थ मेमोरी में लिखने से पहले रिजल्ट को वैल्यू टेंसर से मल्टीप्लाई करता है। फ्लैश अटेंशन इसे इन तरीकों से अचीव करता है, जैसे इनपुट्स को छोटे ब्लॉक्स में टाइल करना जो GPU के अल्ट्रा फास्ट ऑन चिप SRAM या शेयर्ड मेमोरी के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। एक सिंगल फ्यूज्ड लूप में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक ऑनलाइन डायनेमिक सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशन जो बिना पूरे n बाई n मैट्रिक्स की एक साथ जरूरत के एक रनिंग मैक्सिमम और रनिंग नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को ट्रैक करता है और आउटपुट प्रोजेक्शन को परफॉर्म करना और इंटरमीडिएट n बाई n अटेंशन मैट्रिक्स को HBM में कभी न लिखना। आप स्टैंडर्ड पाइटॉर्च पायथन API का यूज करके फ्लैश अटेंशन नहीं लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड पाइटॉर्च कंस्ट्रक्ट्स torch.matmul और torch.softmax जैसे ऑपरेशंस के इंटरमीडिएट टेंसर रिजल्ट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करने पर जोर देते हैं। फ्लैश अटेंशन जैसे IO अवेयर एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए शेयर्ड मेमोरी के मैनुअल एलोकेशन, थ्रेड लेवल सिंक्रोनाइजेशन और रॉ पॉइंटर अरिथमेटिक की जरूरत होती है। ये टूल्स केवल तभी एक्सेस किए जा सकते हैं जब आप कस्टम C++ और GPU कर्नल कोड लिख रहे हों। नॉवेल्टी और नॉन स्टैंडर्ड कंट्रोल फ्लो AI रिसर्च फ्रेमवर्क रिलीज साइकिल्स से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। जब रिसर्चर्स नॉन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल प्रिमिटिव्स डिजाइन करते हैं, जैसे कि डायनेमिक स्पार्स नेबर, सैंपलिंग के साथ ग्राफ न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशंस, कस्टम ट्री स्ट्रक्चर्ड सर्च एल्गोरिथम्स या डिफॉर्मेबल स्पेशल कन्वोल्यूशंस, तो पाइटॉर्च की बिल्ट इन लाइब्रेरी ऑफ ऑपरेटर्स में अक्सर इनका कोई डायरेक्ट इक्विवेलेंट नहीं होता है। स्टैंडर्ड पाइटॉर्च टेंसर इंडेक्सिंग का यूज करके कॉम्प्लेक्स स्पेशल सैंपलिंग या ग्राफ ट्रैवर्सिंग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करने से अक्सर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी टेंसर एलोकेशंस और होस्ट साइड सिंक्रोनाइजेशन स्टॉल्स होल्स हो जाते हैं। एक कस्टम C++ एक्सटेंशन लिखने से आप क्लीन ऑप्टिमाइज्ड मल्टी थ्रेडेड लूप स्ट्रक्चर्स या GPU पैरेलल स्कैन्स लिख सकते हैं जो बिल्कुल आपके एल्गोरिदम के स्ट्रक्चरल लेआउट के हिसाब से फिट बैठते हैं। सेक्शन ब्रेक परफॉर्मेंस ब्रिजेस के रूप में C++ एक्सटेंशंस। अब जब हम इंजीनियरिंग मोटिवेशन को समझ गए हैं तो कस्टम C++ एक्सटेंशंस कॉन्सेप्चुअली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एक कस्टम C++ एक्सटेंशन को टू वर्ल्ड्स के बीच एक ब्रिज की तरह समझें। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम एक हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग लाइब्रेरी के मल्टी लेयर्ड डिजायर्ड डिजाइन को दिखाता है। यह एक यूजर फ्रेंडली पायथन इंटरफेस के साथ शुरू होता है जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग लूप्स के साथ इंटीग्रेट करता है। यह फ्रंट एंड एक रैपर के जरिए एक नेटिव C+ इंजन से कम्युनिकेट करता है जो CPU लेवल कोऑर्डिनेशन,
मेमोरी वैलिडेशन और डेटा एक्सट्रैक्शन को मैनेज करता है। फाइनली, इंजन कस्टम हार्डवेयर कर्नल्स को टास्क डिस्पैच करता है, जिससे थ्रेड ब्लॉक्स और शेयर्ड मेमोरी का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसर्स पर एक्सीलरेशन इनेबल होता है। ये हाइब्रिड मॉडल आपको बोथ वर्ल्ड्स का बेस्ट देता है। टॉप पर पायथन लेयर में रिसर्चर्स और डेवलपर्स एक क्लीन पायथोनिक मॉड्यूल torch.nn मॉड्यूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वे मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट या पॉइंटर ट्रैकिंग की चिंता किए बिना torch.tensor ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं। मिडिल में C++ ब्रिज लेयर में जब टेंसर डेटा आपके कस्टम एक्सटेंशन तक पहुंचता है, तो पायथन रनटाइम एग्जीक्यूशन को C++ फंक्शन को सौंप देता है। C++ लेयर हाई लेवल पॉच टेंसर इंस्टेंसेस को रॉ हार्डवेयर मेमोरी एड्रेसेस में अनपैक करती है, जैसे कि GPU पर एलोकेटेड रॉ VRAM को पॉइंट करने वाला एक फ्लोट स्टार। ये इनपुट डायमेंशंस, स्ट्राइडिंग और कॉन्टिगुअस मेमोरी लेआउट्स को वैलिडेट करता है। बॉटम में कर्नल लेयर में C++ ब्रिज स्पेशलाइज्ड लो लेवल हार्डवेयर कर्नल्स CUDA, हिप या सिकल को सीधे हार्डवेयर कमांड क्यूज पर लॉन्च करता है। GPU शेयर्ड मेमोरी और रजिस्टर रीयूज का फायदा उठाते हुए सिंगल पास फ्यूज्ड ऑपरेशंस के अंदर पैरेलल में मिलियंस ऑफ वैल्यूज को प्रोसेस करता है। लो लेवल कंप्यूट को C++ और GPU कर्नल्स के अंदर आइसोलेट करके, जबकि हाई लेवल API को पायथन में ही रहने देकर, आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए रैपिड इटरेशन को बनाए रखते हैं और साथ ही पीक हार्डवेयर थ्रूपुट भी हासिल करते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स पाइटॉर्च फंडामेंटल्स से वापस कनेक्ट करना। इफेक्टिव एक्सटेंशंस बनाने के लिए हमें मॉडर्न AI लाइब्रेरीज के कोर आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को याद करना होगा, जिन्हें हमने चैप्टर 12 यानी AI लाइब्रेरी आर्किटेक्चर एंड फ्रेमवर्क एनाटॉमी में एक्सप्लोर किया था। पाइटॉर्च में एक torch.tensor सिर्फ मेमोरी का एक ब्लॉब नहीं है, बल्कि ये एक लाइटवेट C++ रैपर है, C10::tensor impl, जो मेटाडाटा को मैनेज करता है। स्टोरेज पॉइंटर का मतलब है CPU होस्ट या GPU डिवाइस पर एलोकेटेड अंडरलाइंग फ्लैट मेमोरी बफर का एक रेफरेंस। साइजेस एंड स्ट्राइड्स वह मेटाडाटा है जो यह तय करता है कि मल्टी डायमेंशनल इंडिसेस रॉ मेमोरी में 1D कंटिन्यूअस ऑफसेट एड्रेसेस से कैसे मैप होते हैं। स्केलर टाइप यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन लेआउट, उदाहरण के लिए torch.float 616 torch.int 32। डिवाइस कॉन्टेक्स्ट यानी वह फिजिकल लोकेशन जहां मेमोरी रहती है, उदाहरण के लिए CUDA 0 CPU। जब आप एक कस्टम C++ एक्सटेंशन बनाते हैं, तो आप पाइटॉर्च के नेटिव C++ लाइब्रेरी बैकएंड का लेवरेज लेते हैं, जिसे लिबटॉर्च के रूप में जाना जाता है, और इसकी अंडरलाइंग एरे लाइब्रेरी A10 का इस्तेमाल करते हैं। टेंसर्स को ब्लैक बॉक्सेस की तरह ट्रीट करने के बजाय आपका C++ ब्रिज कोड सीधे टेंसर के मेटाडाटा को इंस्पेक्ट करता है। उदाहरण के लिए लिबटॉर्च में एक C+ एक्सटेंशन फंक्शन सिग्नेचर आमतौर पर ऐसा दिखता है। ये C++ फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक कस्टम पाइटॉर्च एक्सटेंशन कैसे क्रिएट करते हैं। यह सबसे पहले वैलिडेट करता है कि इनपुट टेंसर डिवाइस पर लोकेटेड है और मेमोरी में कॉन्टिगुअसली स्टोर्ड है। इसके बाद यह बिल्कुल सेम शेप के एक आउटपुट टेंसर के लिए मेमोरी एलोकेट करता है। फिर यह दोनों टेंसर के लिए रॉ मेमोरी एड्रेसेस एक्सट्रैक्ट करता है, एलिमेंट्स का टोटल नंबर कैलकुलेट करता है और एक्चुअल कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को एक लो लेवल GPU कर्नल को पास करता है। फाइनली, यह प्रोसेस्ड आउटपुट टेंसर को रिटर्न करता है। ध्यान दें कि इस कॉन्सेप्चुअल वर्कफ्लो में क्या हो रहा है। हम मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए पाइटॉर्च के बिल्ट इन C++ एलोकेशन मैकेनिज्म्स torch::empty लाइक का लेवरेज लेते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारी मेमोरी पाइटॉर्च के CUDA कैशिंग एलोकेटर में क्लीनली फिट हो जाए। इससे CUDA मैलोक या फ्री के डेंजरस मैनुअल कॉल्स से बचा जा सकता है, जो मेमोरी फ्रेगमेंटेशन या अनएक्सपेक्टेड OM क्रैशेज का कारण बन सकते हैं। हम .data फ्लोट के जरिए रॉ डिवाइस पॉइंटर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक बार जब हमारे पास वे रॉ पॉइंटर्स आ जाते हैं, तो पाइटॉर्च रास्ते से हट जाता है। हम उन रॉ एड्रेसेस को सीधे अपने कस्टम कर्नल्स में पास कर देते हैं। पायथन से C++ और फिर GPU में ट्रांजिशन के दौरान 0 कॉपीज बनती हैं। पूरी कॉल चेन के दौरान मेमोरी GPU HBM में सेफली एलोकेटेड रहती है। सेक्शन ब्रेक। परफॉर्मेंस कंपैरिजन अनफ्यूज्ड पायथन वर्सेस फ्यूज्ड C++ या CUDA। इस आर्किटेक्चर से आने वाले डिफरेंस को क्वांटिफाई करने के लिए चलिए मैं आपके साथ एक रियल वर्ल्ड बेंचमार्क से टिपिकल प्रोफाइल डेटा शेयर करता हूं। मान लीजिए कि हम एक मॉडर्न सर्वर ग्रेड GPU पर 10 मिलियन फ्लोट 32 एलिमेंट्स के वेक्टर पर 5 एलिमेंट वाइज मैथ ऑपरेशंस के एक सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करते हैं।
Result equals ReLU of sigmoid of x times 2.0 plus 1.0 minus 0.5। यहाँ बताया गया है कि नेटिव पायटॉर्च पायथन ऑपरेशंस और एक कस्टम फ्यूज्ड C++ या कूडा एक्सटेंशन के बीच परफॉर्मेंस कैसे ब्रेक डाउन होती है। यह टेबल एक प्योर पायटॉर्च पायथन इम्प्लीमेंटेशन और एक कस्टम फ्यूज्ड C++ एक्सटेंशन के बीच परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कंपेयर करता है। GPU कर्नल लॉन्चेस के लिए पायथन इम्प्लीमेंटेशन को 5 सेपरेट लॉन्चेस की ज़रूरत होती है, जबकि C++ एक्सटेंशन को सिर्फ 1 सिंगल लॉन्च की ज़रूरत होती है, जिससे लॉन्च कॉल्स में 5 टाइम्स रिडक्शन होता है। होस्ट CPU ओवरहेड को देखें तो पायथन वर्जन अप्रोक्सीमेटली 45 माइक्रोसेकंड्स लेता है, जबकि C++ वर्जन अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रोसेकंड्स लेता है, जो 11 टाइम्स से ज़्यादा का होस्ट स्पीडअप दिखाता है। हाई बैंडविड्थ मेमोरी रीड और राइट वॉल्यूम के लिए पायथन इम्प्लीमेंटेशन अप्रोक्सीमेटली 400 मेगाबाइट्स ट्रांसफ़र करता है, जबकि C++ एक्सटेंशन अप्रोक्सीमेटली 80 मेगाबाइट्स ट्रांसफ़र करता है, जिससे मेमोरी ट्रैफिक में 5 टाइम्स रिडक्शन अचीव होता है। फाइनली टोटल कर्नल एग्जीक्यूशन टाइम पायथन में अप्रोक्सीमेटली 1.85 मिलीसेकंड्स से ड्रॉप होकर C++ में अप्रोक्सीमेटली 0.28 मिलीसेकंड्स हो जाता है, जिससे एंड टू एंड एग्जीक्यूशन अप्रोक्सीमेटली 6.6 टाइम्स फास्टर हो जाता है। स्पीडअप इतना मैसिव क्यों है? प्योर पायटॉर्च वर्जन में GPU HBM मेमोरी वॉल से कंस्ट्रेंड था। कंप्यूट यूनिट्स हर ऑपरेशन के दौरान खाली बैठी थीं। ग्लोबल मेमोरी से डेटा के आने और जाने के लिए मेमोरी बस पर ट्रैवल करने का वेट कर रही थीं। फ्यूज्ड C+ एक्सटेंशन में कंप्यूट यूनिट्स पीक एफिशिएंसी पर चलीं, क्योंकि हर इनपुट वैल्यू को HBM से लोकल GPU रजिस्टर्स में एक बार लोड किया गया था। रजिस्टर्स के अंदर ही इन प्लेस सभी 5 ऑपरेशंस के जरिए ट्रांसफॉर्म किया गया और एक बार HBM में वापस राइट आउट किया गया। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड द ब्रिज मैकेनिक्स। कस्टम C++ एक्सटेंशंस की फंडामेंटल नेसेसिटी को समझना माइंडसेट में पहला बड़ा शिफ्ट है, जब आप एक AI प्रैक्टिशनर से सिस्टम्स लेवल AI इंजीनियर की ओर कदम बढ़ाते हैं। अब आप पायटॉर्च फंक्शंस को एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की तरह नहीं देखते। आप उन्हें एक्सप्लिसिट मेमोरी ऑपरेशंस, कर्नेल डिस्पैच कॉल्स और फिजिकल हार्डवेयर पर एग्जीक्यूट होने वाले कंप्यूट शेड्यूल्स के रूप में देखते हैं। जब स्टैंडर्ड हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस आपकी प्रॉब्लम में फिट होते हैं और हाई कंप्यूट एफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे लार्ज मोनोलिथिक GEMM मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, जहां टेंसर कोर्स पहले से ही सैचुरेटेड हैं, तो पायटॉर्च के स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स बहुत बढ़िया हैं। लेकिन जब आपके एल्गोरिदम्स डिमांड करते हैं लो बिट कस्टम न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग, एडवांस्ड IO अवेयर मेमोरी टाइलिंग जैसे फ्लैश अटेंशन, फ्यूज्ड मल्टी स्टेप एलिमेंट वाइज पाइपलाइंस या नॉन स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स और डायनेमिक कंट्रोल फ्लोस, तो नेटिव C++ एक्सटेंशंस पर जाना आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस लीवर बन जाता है। तो हम एक्चुअली मैकेनिक्स के हिसाब से इस ब्रिज को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? C++ कोड की एक लाइन पायथन में क्लीनली कैसे बाइंड होती है, ताकि इंपोर्ट my अंडरस्कोर एक्सटेंशन एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट या ट्रेनिंग पाइपलाइन में सीमलेसली काम करे। सेक्शन 30.2 में हम सीधे इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स में डाइव करेंगे। हम पायबाइंड 11 का यूज करके लैंग्वेज बाइंडिंग्स की लो लेवल मशीनरी को एक्सप्लोर करेंगे। पायटॉर्च की CPP अंडरस्कोर एक्सटेंशन यूटिलिटीज का यूज करके डायनेमिक बिल्ड पाइपलाइंस सेटअप करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे कि कैसे डेटा टाइप्स, रेफरेंस काउंट्स और कूडा स्ट्रीम्स पायथन C++ इंटरफेस बाउंड्री पर सेफली सिंक्रोनाइज होते हैं। अपना एडिटर रेडी कर लीजिए, हम कुछ नेटिव ब्रिजेस बनाने वाले हैं।